मॉर्निंग एवरीवन। नर्वस सिस्टम का आपका जो पहला टॉपिक था इसमें हम बात किए थे ब्रेन के बारे में, न्यूरॉन के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या नर्वस सिस्टम का दूसरा जो पार्ट है जो आपका बच गया था उसको स्टार्ट किया। तो चलिए बात करते हैं आपका ब्रेन। हमने कल ब्रेन देखा था। ब्रेन के अध्ययन को क्या करते थे बताइए? ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। देखिएगा आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य हमारे शरीर में जितने भी वाइटल रिएक्शन हो रहे हैं, जितने भी जैविक क्रियाएं हैं, उस जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। तो कह सकते हैं आपका ब्रेन आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो आपके शरीर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, शरीर के सभी अंगों को संयुक्त करने का काम। वो बात करते हैं जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के लिए दो ऑर्गन महत्वपूर्ण है। देखिए कौन कौन से? एक है आपका ब्रेन है, एक ब्रेन है, और दूसरा है क्या? स्पाइनल। दो महत्वपूर्ण अंग जो हैं वो तंत्रिका तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ब्रेन निभाता है और दूसरा स्पाइन। अब बात करते चाहे ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कार्ड हो, यह नर्वस सिस्टम का ही भाग है। और जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम एक छोटी सी कोशिका से मिलकर बना होता है। तो नर्वस सिस्टम छोटी कोशिका का नाम है क्या? नर्व सेल। नर्व सेल, नर्व सेल को बोलते हैं क्या? न्यूरॉन। नर्व सेल क्या बोलते हैं? तो पूछा जाए नर्वस सिस्टम किस कोशिका को मिलकर बना होता है? नर्वस सिस्टम बना होता है नर्व सेल या न्यूरॉन कोशिका का मिलकर। बात को समझिएगा। ये जो न्यूरॉन है आपका, जिस प्रकार शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई नर्व सेल, जिसे बोलते हैं न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की यूनिट है। तंत्रिका तंत्र की क्या है? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यूनिट ऑफ नर्वस बात को समझिएगा। और खास कर जो न्यूरॉन सेल है, ये जो न्यूरॉन सेल है यह एकमात्र ऐसा सेल है, एक ऐसी कोशिका है जिसमें रीजनरेशन पावर, पुनरुद्भवन की क्षमता न के बराबर है। कहने का अर्थ है जैसे अगर छिपकली की पूंछ कट जाती है तो फिर से क्या करती है? रीजनरेट करती है, फिर से बन जाती है। उसी प्रकार अगर न्यूरॉन सेल कट जाए तो ये फिर से इनका निर्माण संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका है जिसका रीजनरेशन पावर की क्षमता नहीं है, जिसमें रीजनरेशन की पावर की क्षमता नहीं है। रीजनरेशन की पावर की क्षमता कहने का अर्थ क्या? पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती, मतलब कट जाएगा तो फिर से इसका निर्माण। लेकिन अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सर्वाधिक रीजनरेशन पावर की क्षमता पाई जाती है? बताइए सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस कोशिका में पाई जाती है? सबसे अधिक पुनरुद्भवन की जो क्षमता है आपका हिपैटिक सेल में पाई जाती है। हिपैटिक सेल किस अंग का भाग है? एक किसका है कोशिका? हिपैटिक सेल या लीवर की कोशिका। लीवर की कोशिका है। तो जो लीवर है किस कोशिका से मिलकर बना है? तो लीवर है आपका हिपैटिक सेल से मिलकर बना। और हिपैटिक सेल में मैक्सिमम रीजनरेशन पावर की क्षमता पाई जाती है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल किसका भाग है? लीवर का। लीवर किसका बना होता है? हिपैटिक सेल का। मैक्सिमम रीजनरेशन कहने का अर्थ है लीवर का कुछ भी भाग कट जाए तो वो फिर से रीजनरेट कर सकता है, फिर से निर्माण कर सकता है। तो सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता हमारे शरीर का लीवर है। लीवर बना होता है हिपैटिक सेल के। इसलिए लीवर के अध्ययन को, स्टडी को क्या कहते हैं? लीवर के स्टडी को बोलते हैं क्या? हिपैटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी।
क्योंकि हिपैटिक सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए बोलते हैं हिपैटोलॉजी। अब बात करते हैं लीवर का कार्य क्या होता है, लीवर का फंक्शन क्या होता है। लीवर का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन समझिए क्या होता है। लीवर का कार्य जो आपके शरीर में अमोनिया होता है, जो हानिकारक अमोनिया पदार्थ होता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन सा अंग करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट, यूरिया में कन्वर्ट। तो सबसे अधिक रीजनरेशन पावर किस सेल में, हिपैटिक सेल। और सबसे कम या नेग्लेक्ट, सबसे नगण्य, सबसे कम पुनरुद्भव क्षमता आपके न्यूरॉन से। तो अगर आपका मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड कट जाए तो क्या होगा, एक फिर से इसका निर्माण संभव नहीं है। अब बात करते हैं कैसा शरीर का ऐसा कौन सा आर्गन है, कौन सा अंग है जिसका अंग प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांटेशन नहीं। ब्रेन का एक ऐसा मात्र आर्गन है, एक मात्र ऐसा अंग है जिसका अंग प्रत्यारोपण नहीं हो सकता, एक मस्तिष्क को दूसरे मस्तिष्क में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। बाकी सभी अंग का लगभग क्या होता है, अंग प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांटेशन होता है, चाहे लीवर हो, चाहे आपके पेनक्रियाज हो, सबका हो सकता है, लेकिन ब्रेन का मात्र। और बात करते हैं जो आपके न्यूरॉन्स होती हैं, ये न्यूरॉन सबसे लंबी, अगर कोशिका की बात किया जाए, सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन से ही क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम का निर्माण। तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स, सबसे लंबी कोशिका। फिर समझिएगा हमारे शरीर में न्यूरॉन्स कितने पाए जाते हैं। न्यूरॉन की संख्या लगभग 100 बिलियन होती है, 100 बिलियन। मतलब कर सकते हैं 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और ये न्यूरॉन क्या काम करते हैं, यह न्यूरॉन सूचनाओं को पहले क्या करेंगे, सूचनाओं को पहले स्पाइनल कॉर्ड को देंगे और स्पाइनल कॉर्ड की मदद से आपकी जो सूचना है आपके ब्रेन तक पहुंचेगी। और ब्रेन क्या काम करता है, उस सूचनाओं को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, निर्देशित करने का काम करता है। कौन, तो न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है और सबसे लंबी कोशिका अगर पूछा जाए, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे बड़ी कोशिका होता है ऑस्ट्रिच, जो आपके बताते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे का। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी चलिए हमने देखा क्या, नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम जो है आपका एक प्रकार का तंत्र है और ये किस कोशिका से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से। अब बात करते हैं आपके ब्रेन, दिमाग के भाग की बात। तो चलिए इसको नोट करिएगा, फिर बात करते हैं आपके ब्रेन के भाग, कितने ब्रेन के भाग होते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग, उसकी बात करते हैं। पहले इसको नोट करिए। चलिए देखिएगा, हम बात करते हैं ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं। तो चलिए देखिएगा, ब्रेन, देखिए ब्रेन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च। अग्र भाग, मध्य भाग और लास्ट है आपका, इसे अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं क्या, मध्य मस्तिष्क, और इसे पश्च मस्तिष्क।
मध्य मस्तिष्क। तो अगर पूछ लिया जाता है ब्रेन के दिमाग के कितने भाग होते हैं, दिमाग के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई साहब? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इंग्लिश में देखिएगा फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और थर्ड है आपका हिंड ब्रेन, हिंड। तो मस्तिष्क के कितने भाग? मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। प्रश्न यहाँ से पूछता है, बताइए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन है? सबसे बड़ा भाग अगर आकार के रूप में लिखा जाए, साइज के रूप में, सबसे बड़ा होता है आपका अग्र मस्तिष्क, उसके बाद पश्च मस्तिष्क, और सबसे छोटा होता है, चलिए अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है, अग्र मस्तिष्क से छोटा पश्च होता है, सबसे छोटा क्या होता है? तो तीनों में सबसे बड़ा ब्रेन कौन है? तीनों सबसे छोटा ब्रेन कौन है? तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला आपका हेडिंग होगा अग्र मस्तिष्क। तो देखिएगा अग्र फोर ब्रेन। देखिए अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से ब्रेन आएंगे, कौन कौन से दिमाग आएंगे? तो सबसे पहला आएगा अग्र मस्तिष्क में क्या? थैलेमस, नहीं रुक जाइए, तो सबसे पहला आएगा सेरिब्रम, सेरिब्रम जिसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या? प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। सेकेंड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और थर्ड है आपका पिट्यूटरी, पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि। और लास्ट है आपका थैलेमस। तो हमको अग्र मस्तिष्क में ये 4 ब्रेन पढ़ने हैं, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थैलेमस। इन चारों ब्रेन को हमको पढ़ना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन बनाता है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन बनाता है? अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम बनाता है। अभी देखेंगे सेरिब्रम कैसे बनाता है। हम लोग देखेंगे क्या ब्रेन के स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन भाग बनाएगा? सेरिब्रम बनाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ब्रेन के स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे ये कैसे बड़ा दिखते हैं। तो इसको नोट करिएगा, बात करते हैं। चलिए देखिएगा, मैंने बात किया था ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ब्रेन के स्ट्रक्चर को आपको बनाया गया है, देखिए समझिएगा बात को। हमने बताया दिमाग का 3 भाग होते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो जो आपका अग्र भाग होता है यह सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र भाग होता है। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक फैला होता है। ये आपके यहाँ से लेके ये आपके यहाँ तक अग्र भाग यहाँ से लेके यहाँ तक फैला है। फिर जो आपका पश्च भाग होता है ये आपका पश्च भाग, और सबसे कम सबसे छोटा भाग ये आपका मध्य भाग होता है, मध्य मस्तिष्क। तो सबसे छोटा मस्तिष्क मिड ब्रेन होता है, मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग कौन बनाता है? मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग अग्र भाग बनाता है, और उसके बाद फिर क्या? पश्च।
तो हमने भाग देखा था मस्तिष्क के 3 भाग, जिसमें से अग्रभाग की बात किया जाए, अग्रभाग का सबसे बड़ा भाग कौन बनाता है? तो देखिए यहाँ से लेके ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, अग्रभाग के सेरिब्रम है, ये आपका दिख रहा है सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। अग्रभाग का सबसे बड़ा भाग कौन बनाता है? अग्रभाग का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क बनाता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ, और अग्रभाग में ही आता है आपका कौन सा? हाइपोथैलेमस आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, और आपका थैलेमस आता है। ये आपके अग्रभाग। उसी प्रकार आपका जो है पश्च भाग में मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा, पोल्स आएगा, और सेरिबेलम आएगा, अनुमस्तिष्क आएगा। ठीक, उसके भी बात करते हैं जो आपका जो प्रमस्तिष्क देखेंगे, प्रमस्तिष्क को 5 पिंडों में बांटा गया है। इस वाले पार्ट को देखिएगा, इतना पूरा प्रमस्तिष्क है, इस वाले पार्ट को हमने बोला क्या? अग्रपिंड। उसी प्रकार इस वाले पार्ट को बोला क्या? मध्यपिंड। उसी प्रकार इस वाले पार्ट को बोला पश्च पिंड। अभी 2 पिंड और है, एक टेम्पोरल होता है और दूसरा होता है हिप्पोकैम्पस। तो 5 पिंडों में सेरिब्रम को, प्रमस्तिष्क को बांटा गया है। इसका कुछ और कार्य होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ, मतलब इन सभी का विभिन्न प्रकार के कार्य होंगे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, फिर बात करते हैं आपके अग्र मस्तिष्क। सबसे पहला जो ब्रेन है जिसका नाम है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। सेरिब्रम की बात करते हैं, चलिए इसको नोट करिएगा। उधर कोचिंग, चलिए देखिएगा, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। अरे बात क्या है, जो सेरिब्रम है ये मस्तिष्क का कौन सा भाग है? अग्र भाग है कि मध्य भाग है कि पश्चिम? मस्तिष्क का अग्र भाग है। बात करते हैं जो प्रमस्तिष्क है, यह अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है, और इसको 5 पिंडों में बांटा गया है। इस दिमाग को, इस ब्रेन को 5 खंडों में बांटा गया है, और प्रत्येक खंड, प्रत्येक पिंड कुछ न कुछ कार्य करेंगे। कोई बुद्धिमत्ता का काम करेगा, कोई सुनने का काम करेगा, कोई बोलने का काम करेगा, कोई किसी चीज को स्टोर करने का काम करेगा। हर पिंड कुछ न कुछ कार्य करेगा। तो चलिए बात करते हैं प्रमस्तिष्क को क्या काम किया? प्रमस्तिष्क को पिंडों में बांट दिया। कौन कौन सा सबसे पहला आपका होता है? देखिए हमने क्या काम किया, प्रमस्तिष्क को 5 पिंडों में बांटा। इसका नाम दिया पहले पिंड का फ्रंटल, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। दूसरा पेराइटल लोब, पेराइटल लोब। तीसरा ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल। चौथा टेम्पोरल लोब, और 5वां पिंड है हिप्पोकैम्पस। तो हमने क्या काम किया, सेरिब्रम को, प्रमस्तिष्क को 5 पिंडों में बांट दिया। फ्रंटल को बोलते हैं अग्रपिंड, इसे क्या बोलते हैं? अग्रपिंड। पेराइटल क्या बोलते हैं? पेराइटल क्या बोलते हैं? मध्यपिंड।
ऑक्सीपिटल क्या बोलते हैं? पश्चपिंड। टेम्पोरल क्या बोलते हैं? पार्श्वपिंड। पार्श्व हिप्पोकैम्पस। तो हमने क्या काम किया भाई साहब? हमने प्रमस्तिष्क को 5 पिंडों में बांट दिया। कौन कौन से? अग्रपिंड, मध्यपिंड, पश्चपिंड, पार्श्वपिंड और हिप्पोकैम्पस। ये जो 5 पिंड है, हर पिंड का कुछ न कुछ कार्य है। तो सबसे पहला हेड डालिएगा क्या? फ्रंटल लोब अग्रपिंड। इसको बना लीजिएगा, हेड डालिएगा फ्रंटल लोब अग्रपिंड। चलिए स्टार्ट किया जाए। अग्रपिंड, सबसे समझिएगा इस फ्रंटल लोब है, ये किसका पार्ट है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क किसका भाग है? ये आपका अग्र मस्तिष्क का भाग है। फ्रंटल लोब जो है इसका कार्य देखते हैं कि क्या कार्य करता है। फ्रंटल लोब का जो कार्य है, सबसे पहले मेमोरी फॉर्मेशन करना। मेमोरी फॉर्मेशन करना। मेमोरी फॉर्मेशन करना, कर सकते हैं याददाश्त को बनाना। तो याददाश्त को बनाए रखने के लिए कौन सा ब्रेन जिम्मेदार होता है? वो आपका प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क में कौन सा पिंड जिम्मेदार होता है? अग्र। दूसरा कार्य क्या होता है अग्रपिंड का? विजडम पावर। क्या? विजडम पावर। कर सकते हैं याददाश्त को बनाए रखना। बनाए रखना। विजडम पावर। विजडम पावर मतलब बुद्धिमत्ता को बनाए रखना। बुद्धिमत्ता। और क्या कार्य होता है इसका? विल पावर, इच्छा शक्ति को बनाए रखना। विल पावर, इच्छा शक्ति। और क्या कार्य हो सकते हैं इसके? कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रचित। जो आप लोग एकाग्रचित होते हैं ना, ये आपका कौन सा दिमाग करता है? ये आपका प्रमस्तिष्क का अग्रपिंड करता है। कंसंट्रेशन पावर। कंसंट्रेशन, एकाग्रचित को बनाए रखना। एकाग्रचित को बनाए रखना। और क्या काम हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य डिसीजन मेकिंग। जो आप निर्णय लेते हैं, जो सोचने समझने की क्षमता है आपका, निर्णय लेने की क्षमता है, आपका अग्र मस्तिष्क का कौन सा पिंड? अग्र मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क जो है आपका, उसका अग्र पिंड काम करता है। तो उसका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता। तो ये सब सभी क्या है आपके? ये सभी आपके अग्रपिंड क्या करते हैं? इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, इसको नियंत्रित करने का काम करते हैं, बनाए रखने का काम करते हैं। आपका अगर चोट लगने पर अगर आपका अग्रपिंड डैमेज हो जाएगा तो ये सब जो क्रियाएं हैं आप नहीं कर पाएंगे। एक तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, कैसे किसी चीज़ पर ध्यान नहीं कर पाएंगे, इच्छा शक्ति समाप्त हो जाएगी, किसी चीज़ की निर्णय नहीं ले सकते हैं आप। तो ये सब आपका इफेक्टेड हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा।
तो एग्जाम में पूछता है श्रेणन का कौन सा ऐसा पिंड है, कौन सा ऐसा लोब है जो याददाश्त को बनाए रखता है, बताइए कौन सा। अब बात करते हैं दूसरा पिंड है जिसका नाम है पेराइटल लोब। इसको नोट करिएगा, फिर बताते हैं आपको पेराइटल लोब की कार्य क्या है। मैं आशा करते हैं आपको हो गया होगा। दूसरा आपका कौन सा, पेराइटल लोब, जिसे क्या बोलते हैं, मध्य पिंड, मध्य। अब बात करते हैं पेराइटल लोब के कार्य क्या है, ये क्या काम करता है बताइए। जो आप मैथमेटिक्स जो फार्मूले होते हैं याद करते हैं ना, वो आपका कंट्रोल करने का पेराइटल लोब, मैथमेटिक्स फार्मूले। और क्या, कैलकुलेशन जो आप गणना करते हैं, कैलकुलेशन करने का कौन करता है आपका पेराइटल। तो जो अधिक से अधिक कैलकुलेशन करता है वो आपका सबसे अधिक विकसित होता है, कौन सा, पेराइटल। तो कैलकुलेशन गणना करने का और क्या, रीजनिंग पावर, तर्क शक्ति। रीजनिंग पावर, तर्क शक्ति। तो ये सब चीज को कंट्रोल करने का कौन सा पिंड करता है, पेराइटल लोब करता है। ठीक, थर्ड है तीसरा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब इसे बोलते हैं क्या, पार्श्व पिंड। पार्श्व, टेम्पोरल लोब का काम क्या होता है, टेम्पोरल लोब का काम क्या होता है, इसका मेन फॉर्मेशन, इसका मेन कार्य ड्रीम फॉर्मेशन, सपने देखना, सपने बनाना, तो ड्रीम फॉर्मेशन। सपने बनाने का कौन करता है, और क्या, टच पेन, टच एंड पेन। तो देखिएगा किसी को जब स्पर्श करते हैं तो आपका जो सूचना है आपके मस्तिष्क की कौन सी कंट्रोल करता है, टेम्पोरल। तो जो दर्द है आपका, पेन दर्द होता है, स्पर्श है स्पर्श, और जो दर्द है यह कौन कंट्रोल करता है, यह आपके टेम्पोरल लोब। यही आपका पूरा मस्तिष्क का जो टेम्पोरल लोब रहता है, जो दर्द है आपका, पेन और टच स्पर्श करते हैं, ये आपके किस भाग में पहुंचता है, आपके टेम्पोरल लोब में पहुंचता है। इसको नोट करिएगा, फिर बताते हैं आपका पैराइटल, फ्रंटल, अभी ऑक्सीपिटल बाकी है, और हिप्पोकैम्पस हो गया। चलिए तीसरा है आपका ऑक्सीपिटल लोब, चौथा ऑक्सीपिटल लोब, इसे बोलते हैं क्या, फर्स्ट पिंड, फर्स्ट। तो समझिएगा इसका कार्य क्या होता है, ऑक्सीपिटल लोब, फर्स्ट पिंड। जैसे आप क्या काम करते हैं, मार्केट जाते हैं और मार्केट जाने के बाद अपना जो घर होता है, शायद आपको पता होता है आपका घर क्या है, मतलब किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है, इतना तो पता रहता है। ऐसा थोड़ी ना मार्केट गए अपना घर ही भूल गए किस रास्ते में कहाँ था। तो इसका कंट्रोल तो हम कर सकते हैं
ऑक्सीपिटल जो आता है डिस्टेंस, दूरी, और डायरेक्शन, दिशा, दूरी और दिशा का निर्धारण कौन करता है? ऑक्सीपिटल लोब। तो कभी कभी क्या होता है, दिशा में भ्रम हो जाता है, कहीं गए समझ नहीं आ रहा कौन सा दिशा है, तो आपका इसका कहने मतलब है कि ऑक्सीपिटल जो लोब है आपका यह ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। चोट लग जाए ना तो कभी कभी होता है ये आपका ऑक्सीपिटल जब खराब हो जाता है तो आदमी कभी भी उसको दिशा समझ नहीं आता, डायरेक्शन भ्रमित रहता है उसमें ऑक्सीपिटल लोब लगने के बाद। तो कह सकते हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन, दिशा कौन कंट्रोल करता है? आपका ऑक्सीपिटल लोब। और क्या काम करता है ऑक्सीपिटल लोब? दृष्टि विश्लेषण, विजुअल पावर। विजुअल पावर, दृष्टि विश्लेषण। कहने का अर्थ है क्या? जैसे अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं भाई साहब आपका चेहरा तो याद है लेकिन आपका नाम नहीं। तो जो चेहरा आपका फेस है वो याद रहता है आपको ऑक्सीपिटल लोब। तो जो भी चीज देख के आपको याद रहता है वो आपके कौन से मस्तिष्क में? आपके ऑक्सीपिटल लोब में। कह सकते हैं तो दृष्टि विश्लेषण जो भी है आप चीज देखते हैं वो आपके किस ब्रेन में? प्रमस्तिष्क के जो आपका ऑक्सीपिटल लोब है इसमें सम्मिलित रहता है। तो दृष्टि विश्लेषण, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सब। और लास्ट है आपका पिंड, हिप्पोकैम्पस पिंड। हिप्पोकैम्पस पिंड, समझिए बात को। यह एक ऐसा मात्र पिंड है जो सारी चीजों को स्टोर करता है, हर चीज को, सुनने बोलने जो भी आप कर रहे हैं इस सारी चीज को, डाटा को स्टोर करने का कौन करता है? हिप्पोकैम्पस। इसलिए हिप्पोकैम्पस को लोग क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं क्या? ब्रेन का हार्ड डिस्क। ब्रेन का हार्ड डिस्क। ब्रेन का हार्ड डिस्क किसे बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस को, जो सारी चीजों को स्टोर करने का। और इसे क्या बोलते हैं? स्टोरेज हाउस ऑफ ब्रेन। स्टोरेज हाउस ऑफ ब्रेन। दिमाग का घर किसे कहते हैं? तो आपका हिप्पोकैम्पस। जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी चीज कहते हैं ना, ज्यादा देर तक किसी चीज को पढ़ते रहते जब लंबे समय तक वो आपके पिछले वाले दिमाग में चला जाता है, तो यही आपका पिछले वाला दिमाग। अगर इसमें चला गया तो जल्दी डिलीट ये होगा क्या? आपका पिछला दिमाग, जिसे बोलते हैं ब्रेन ऑफ हार्ड डिस्क, स्टोरेज ऑफ हाउस ऑफ। तो हमने 5 पिंड देखा, कौन कौन सा? पहला देखा फ्रंटल, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य कंसंट्रेशन पावर, विल पावर, विजडम पावर, और आप ये कर सकते हैं क्या? हाँ, तो ये आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है अग्रपिंड का। उसी प्रकार आपका पेराइटल, टेम्पोरल, तो हर पिंड कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। तो ये सब पिंड सभी किसके हैं? पिंड ये सभी आपके प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम के पिंड। तो अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए सेरिब्रम का कार्य क्या होता है तो क्या बताएंगे? बताइए। प्रमस्तिष्क जो मुख्य कार्य होता है याददाश्त को बनाए रखना, याददाश्त को बनाए रखना, एकाग्रचित बनाए रखना, और जो सुनने बोलने जो क्षमता है इसको बनाए रखना। तो कह सकते हैं आपको अधिक से अधिक आपका जो वर्क करता है आपका सेरिब्रम करता है। तो हम कह सकते हैं सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है।
अगर इस भाग में चोट लग जाएगी तो आपकी जो भी है इसका वर्क है पिंड का वो काम करना बंद कर देगा, तो आप जान नहीं सकते। तो चलिए आज के लिए बस यहीं तक, नेक्स्ट क्लास कल रहेगा आपका।